जय हिंद दोस्तों, दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं सर्वेश कुमार, बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा के प्रारंभिक टेस्ट सीरीज की यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है एवं केजीएस की दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी लोग जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग जुड़ जाएँ और कमेंट में ज़रूर बताएँ हमें कि आपका कितना मार्क्स इसमें आ रहा है। और लेक्चर बहुत लंबा होने वाली नहीं है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखें। अराउंड 30 मिनट की लेक्चर होने वाली है, तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखें। चलो जी, पहला क्वेश्चन हमारा है 1 अगस्त 2024 से 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? कि अगर मान लो किसी वस्तु की मांग इतना अधिक बढ़ जाए कि इसके मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो मांग जनित महंगाई बोलते हैं, मांग पुल स्फीति बोलते हैं। तो ये पुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पुल होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सी है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र विनिर्माण है, और पहला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? सेवा है, और तीसरा कौन सी है? कृषि है। नेक्स्ट आ जाओ, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाई से घटकर 5 इकाई हो जाती है। तो मूल्य लोच का गुणांक क्या होगा? मूल्य लोच की फॉर्मूला है कि अगर मान लो किसी वस्तु की दाम बढ़ जाए या किसी वस्तु की दाम घट जाए, तो उसके मांग में क्या अंतर आता है? तो उसके अंतर का प्रतिशत। तो मूल्य लोच का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस परसेंटेज। क्या हमने कहा? चेंज इन डिमांड परसेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस परसेंट। तो चेंज इन डिमांड देख लो, डिमांड कितना आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है। तो अगर मान लो 10 पहले था, इकाई थी, अब कितना हो गया? 15 बढ़ के हो गया। तो कितना प्रतिशत की चेंज आया है? आप सबको परसेंटेज निकालना आता है। अगर मान लो मैं कहूँ मांग में कि मांग में क्या चेंजेस आया है मांग प्रतिशत में, तो 5 इकाई की कितना पे? 10 पे। तो कितना परसेंट होगा वो? ये हो जाएंगे आपका 50%। दूसरा है आपकी प्राइस में, मूल्य में क्या चेंजेज आया है इसका? तो मूल्य में चेंज आया है 6 से घट के 4 हो गया। कितना पे? 6 पे। गुने 100 कितना प्रतिशत निकलेगा ये? तो हम इसको बोल सकते हैं 3 से काट दो तो 100/3% का चेंज आया है। इसका फॉर्मूला हमने क्या कहा था कि चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया है? 50% डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया है? 100। और अगर मैं नीचे 3 लिखने की जगह ऊपर डायरेक्ट चेंज लिख दूँ तो लिख देते हैं 2, और अगर देखोगे तो 1.5। तो ये जो हमारा मूल्य लोच हुआ, वो मूल्य लोच कितना? 1.5 आया। तो आप इसे एक बार दोबारा देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो कितना? 1.5, ये पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। तो 1.5 यदि उपभोग फलन कंजम्पशन 150 प्लस 0.6 बाई और निवेश व्यय 2000 रुपया है, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर क्या होगा? राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर की फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर का फॉर्मूला क्या होता है। इसको वाई से डिनोट किया जाता है, और वाई का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन। अब इन्वेस्टमेंट कितना की है? 2000 रुपया की। किसके बराबर? वाई बराबर, वाई बराबर, ध्यान रखेंगे 2000 रुपया, प्लस कंजम्पशन कितना है? 150 प्लस 0.6 वाई। हम 6 वाई को इधर ले आए, तो इधर ले आएंगे तो वाई माइनस 0.6 वाई होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 150, 2150 लिख देते हैं। और वाई के पहले एक तो होगा, कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक वाई में से 0.6 वाई जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4 वाई, बराबर कितना हो जाएगा? 2150। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2150 भागा 0.4, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, और भाग दोगे तो भाग आने के बाद आपको निकलेगा 5375 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5375,
75। मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, पर दोबारा वीडियो को आराम से देख लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन वाली है, तो इसको आप दोबारा देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो। आंसर क्या हो जाएंगे, ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया विजन इंडिया एट 2047 क्या है? तो वह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल सही है। 18 से 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। भारत को विश्व का नंबर बन सकता है, ये सही नहीं है, तो 1 2 3 हो जाएंगे आंसर हमारा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी लोग कमेंट में भी बताएं कितना आ रहा है और कितना सही हो रहा है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी को आंकड़ों का NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। वर्तमान में इसे NSO के साथ मर्ज कर दिया गया है, कब? 2019 से। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना था। भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिडबी बोलते हैं। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ है। कब स्थापना हुआ था? तो 1990 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति। कब है इस समिति का गठन हुआ था? तो 2002 में। जीएसटी लागू कब हुआ? तो 2017 में, 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो विमुद्रीकरण कहलाता है, डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो वह जिला है पूर्णिया। और सबसे टॉप जिला कौन है? सबसे उच्च जिला कौन है साक्षरता में? तो वह है रोहतास। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? तो ये है सिंगापुर। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है, तो ये विनय पिटक है। और विनय पिटक का लेखक कौन है? तो उसका लेखक है उपाली। और ये महात्मा बुद्ध का सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक है, सबसे श्रेष्ठ शिष्य। और सूत पिटक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आनंद। आनंद। और ये महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने के समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो किसका नहीं किया? तो वह पल्लव का नहीं किया है। बाकी केरलपुत, चोल और पांड्य का किया है। और इसका वर्णन कहाँ पे है? तो इसका वर्णन है आपका अशोक के जो दूसरा शिलालेख है उसमें मिलता है, शिला लेख में मिलता है इसका उल्लेख। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कितना सही हो रहा है। चलो जी, और कंटिन्यू और कंप्लीट देखें। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम के अनुसार करोगे तो रजिया सुल्तान की जो इल्तुतमिश का जो शासन काल है वो 1211 से लेकर के 36 तक है। रजिया की 1236 से लेकर 1240 तक है। बलबन को 1266 से 1286 तक है। और नसीरुद्दीन को 1246 से 66 तक है। तो सजाओगे तो क्या हो जाएगा? पहला इल्तुतमिश, 2 रजिया, फिर नसीरुद्दीन, फिर बलबन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो संधि का नाम क्या? मंदसौर की संधि। कब हुआ था? तो 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो वह है बाबर। गांधी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुए थे, चंपारण में, जिसे हम क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह 1917। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किन 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें शामिल नहीं थे लॉर्ड हेडिंग। बाकी ये 3 थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन स्क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचार्य थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो 16 से 21 के बीच में कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो खिलाफत गठा था, कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1920 से लेकर के 22 के बीच में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 में। और ये कब हुआ है? 1919 में। तो कौन सा नहीं घटा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं घटे हैं। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार गांव से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कौन थे? तो विनोबा भावे। और तीसरा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये छपरा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली है? तो कहाँ पे है? तो नेपाल और चीन में। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजोय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है तो वह है गुजरात के तटीय क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। किनके द्वारा? तो आपका खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है तो मनु भाकर बन गई है एयर पिस्टल में 10 मीटर के लिए। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो किन देशों के साथ लगती है? तो वह है चीन। और पहला किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, तो ये थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन से। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है तो वो है दही। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स कौन है? दही। CAR-T सेल थेरेपी संबंधित तो वो संबंधित है कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। सरीसृप डायनासोर्स एवं मध्यजीव या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे तो कौन सा शामिल है? तो ये तीनों शामिल है, जुरेसिक कल्प, ट्राइसिक और क्रेटेशियस। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वह है भारत। और पहला देश कौन है? चीन। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो वह है उत्तरी कोरिया। थाईलैंड को क्या बोला जाता है? तो थाईलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोला जाता है। जापान को उगता हुआ सूर्य का देश बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहे जाते हैं। वियतनाम की राजधानी है तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? तो आंसर हो जाएंगे पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकों का। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत की कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो वह हिस्सेदारी है 48.5%। हितोपदेशी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका लेखक है नारायण पंडित। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? तो सौरभ गांगुली की रचना है। नेक्स्ट आ जाओ अगला, CuSN ZN का मिश्रण से क्या बनता है? कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण से घन धातु का निर्माण होता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है तो कौन है? सीजियम है। कौन सा है? सीजियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमिश्रणीय द्रव्य या निलंबन जैसे द्रव्य और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है तो प्रक्रिया क्या है? पृथक्करण कीप के प्रयोग से। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य कौन सी है? तो वह इसकी गलनांक निश्चित होती है जबकि इसका गलनांक अनिश्चित होता है।
एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाता है? तो ये स्कंदन के द्वारा बदलते हैं, स्कंदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन से हमारा, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, लेकिन पहला वाले का ये आपका तर्क इसका सही है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों सही है, किंतु आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। राष्ट्रपति वन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे गणतंत्र मंडप हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई से डैट आई राइट अ लेटर का हो जाएगा आई से आई राइट अ लेटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखेंगे, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाने जाते हैं? तो डेविड शेफर्ड जाने जाते हैं। डेविड शेफर्ड कहाँ का है? तो इंग्लैंड का प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। सिम का विस्तृत रूप क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाए जाते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो किसकी पंक्ति है? हमने लास्ट जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें हमने इसको करवाए थे। कौन हो जाएंगे? जॉन किट्स हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। पहला कह रहा है, बाइंग चुंग भूटिया का उपनाम क्या है? तो इसका है द सिक्किम स्नाइफो। मैरी कॉम का जो नाम है ये है मैग्निफिसेंट मैरी नाम है। हेमा दास को डिंग एक्सप्रेस और संदीप को क्या बोले जाते हैं? संदीप सिंह को फिलंकर सिंह बोले जाते हैं। अगला हमारा है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान है? तो किस में है? बेसबॉल और खो खो में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आंध्र प्रदेश से। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता है? तो किसने जीते हैं? तो स्पेन जीते हैं। और किसके खिलाफ जीता है? इंग्लैंड के खिलाफ। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया है? तो जीलेट ने किए। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया है? जीलेट ने किया है। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? म्यान का। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द समूह है? तो कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे तरनी हो जाएंगे, नाव और तरनी सूर्य। ये जो तरनी है वो नाव के लिए प्रयोग होता है और ये तरनी जो है वो सूर्य के लिए प्रयोग होता है। अगला है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? तो समान तवरण होगा, कि अगर शून्य में गिरे तो तवरण दोनों का कैसा होगा? एक जैसा होगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा बराबर होगा। ध्यान रखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत वही कहता है। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है, क्या सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इसके संबंध में कौन सी सही नहीं है। पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तस्वेट द्वारा खोजे गए थे, तो बिल्कुल सही है। और रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम उद्योग में तकनीक हाइड्रोजोकार्बन का जटिल मिश्रण या विश्लेषण करने के लिए कार्यरत है, तो वो भी सही है। रंगीन पदार्थों को प्रभावी आसवन में प्रयोग होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को यहाँ पर। चलो जी बताओ कमेंट में कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण, कौन सा ग्राफ जो है वो शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो बी और सी होगा, क्योंकि अगर ये जो उठ रहा है तो ये भी क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और जहाँ पर सामान्य गति में चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शून्य त्वरण या मंदन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे बी और सी क्या है? मंदन है। ये कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव है, ये कैसा है? निगेटिव है। तो नेक्स्ट आ जाओ अगला,
एक बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11 पारियों में 77 रन बनाता है, जिसका उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? ये मैथ से आप लोग बना लेंगे, इसमें लंबा लगेंगे, समय लगेगा, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, मैथ आप लोग इसको देख लेंगे। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था? तो इसका 2020 में जो स्थापित कोलंबो सिक्योरिटीज का उद्देश्य क्या था? तो समुद्री सहयोग का विस्तार करना उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ, मैथ से इसको छोड़ दे रहे हैं, ये भी मैथ से छोड़ दे रहे हैं। अगला आ जाओ, ये भी मैथ से बेहतर है, इस मैथ को आप लोग कर लेंगे। अगला हमारा ये भी मैथ्स है, रीजनिंग है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो, सॉरी इसका बोल रहा हूँ मैं, भारत की राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है, सॉरी अगर मैं सही हूँ तो ध्यान रखेंगे, शायद 24 जनवरी को, शायद 24 जनवरी, एक बार आप लोग भी चेक कर लेंगे, 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? तो पहला हो जाएगा, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुआ था, तो एकदम बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देश, 200 लोग और 43 मुकाबले ने हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है। 1996 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक उपस्थिति दर्ज हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। चार्ल्स पियरे डिफेडे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है, ये गलत है, तो ये हो जाएंगे आपका आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया? तो बताएंगे किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखेंगे किसी अनुच्छेद में नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, ना सांविधिक बॉडी है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन को चुनें। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभा के साथ संघ राज क्षेत्र बनाया गया, तो बिल्कुल सही है एकदम। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज क्षेत्र बनाया गया, एकदम बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका विधानसभा नहीं है। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज क्षेत्र बनाया गया, ये गलत है, तो क्या हो जाएंगे? सी। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू और RK माथुर थे, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो कौन सा पहले व्यक्ति बन गए? हाल ही में न्यूज में काफी चर्चा में रहा है, तो ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर है। सुनीता विलियन और बुच विल्मोर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निवारक निरोधन अधिनियम को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित कीजिए। पहला है मिशा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, कब आया था? 1971। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। सेकेंड है टाडा। टाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट। डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट कब आया था? तो 1987 में आया है। कब आया है? 1987 में। पोटा का फुल फॉर्म क्या है? तो पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2001। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2001 है ये। और नासा क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब हुआ है ये? तो 1981 में। तो आप इसको अरेंज कर लो। पहला कौन हो जाएंगे? मीशा, दूसरा नासा, तो 1 और 4। 1 और 4 कहाँ पे? 1 और 4, ये हो जाएंगे सही। तो इस प्रकार का आप ऑप्शन से भी जाए, अगर आपको 1 2 भी सही है तो आपको पता है तो ये बन जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ऑप्शन को आप जरूर एलिमिनेट करना सीखें। संसद की अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 123 के तहत। और राज्यपाल को किसके तहत है? तो 213 के तहत। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कौरम का कितना होनी चाहिए? तो ये कौरम कितना होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 110। तो क्या हो जाएगा? सदस्यों का संख्या का 1/10वां भाग। निम्नलिखित में सांविधिक
आयोग नहीं है, तो कौन सा सांविधिक नहीं है, मतलब यह स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी नहीं है इसमें, तो स्टैट्यूटरी बॉडी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, क्योंकि वर्तमान में संवैधानिक बॉडी हो गया है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत तथ्य को बताया, तो इसमें कौन सा गलत है परिसीमन आयोग के क्रम में, तो परिसीमन आयोग बताएंगे इसमें, देखो पढ़ो एक करके इसमें सभी, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और आप लोग कमेंट बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। चलो जी ऑप्शन पढ़ते हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कौन सा गलत है, बिल्कुल ही सही है। परिसीमन आयोग के में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त या आयोग सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा में संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाता है, सही है। परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत सरकार के द्वारा नहीं जारी किया जाता, ये गलत है, जारी किए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है, तो किसके तहत किया गया है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत। और ये रिजर्वेशन कितने दिनों के लिए है, तो ये वर्तमान में 15 साल के लिए दिया गया, ये एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त होता है, तो जमानत जब्त कब होता है, जब कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है और वहाँ पे जो कुल वैध मत आया है, उस कुल मत का अगर 16 भी नहीं, अगर 16% भी अगर हासिल नहीं करता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाता है। जमानत होता क्या है, तो जब कोई प्रत्याशी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, तो जब ये नॉमिनेशन करता है, तो उस समय एक सिक्योरिटी मनी जमा करता है, जिसे जमानत राशि बोलते हैं। जैसे लोकसभा के लिए 25,000 रुपया है और विधानसभा के लिए 10,000 रुपये। जैसे अभी मान लो बिहार में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति नॉमिनेट करवाने जाएंगे, तो वहाँ पर एक अमाउंट जमा करते हैं, एक राशि जमा करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जमानत राशि। तो यदि आप उस चुनाव में 1/6 से भी कम अगर आपने वोट हासिल किया, तो ये जो 10,000 रुपया है आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, जमानत जब्त बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे जमानत जब्त क्या होता है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो ये बोला गया है मौलिक अधिकार को, भाग 3 को। 103वां संविधान संशोधन के तहत किससे आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। कितना किया गया है, तो 10% किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ आगे। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर आदित्य बनाता है, तो आदित्य कौन सा बनाता है, तो किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र है, हाइड्रोजन संयंत्र नहीं, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। इसके अलावा ये आपका सौर से संचालित भी आपका पहला हवाई अड्डा देश का, तो ध्यान रखेंगे। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई, जिसका प्रतीक क्या है, तो आपने देखा होगा शेर इसका प्रतीक है, लेकिन किस प्रकार की, तो स्टील का बना हुआ शेर है, तो नहीं दिया। खादी का बना हुआ शेर है, नहीं। ये किसका बना हुआ, तो केंक्स से बना हुआ शेर है। केंक्स का मतलब कि आपने इसमें देखा होगा कि स्टील का ये जो आपकी जो दांतेदार जो होता है बना हुआ, जो दांतेदार, इसको क्या बोलते हो आप, जैसे आप मशीन वगैरह में जो लगा हुआ होता है दांतेदार बैरिंग टाइप जो होता है, तो उससे बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे ये आपका MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। तो अगर मान लो MPC 0.8 दिया हुआ है और हमारा अगर मान लो ये निकालना है, तो क्या होगा, 1 में से हटा दो तो 0.2 होगा, तो 0.2 आंसर होंगे। सिंपल सा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किए गए थे 2000 में। किनके द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए थे। हमारा ये अब लास्ट चल रहा है, सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसका कितना सही हो रहा है, और रेगुलर एक सेट तो कम से कम लगाएं, और इससे ज़्यादा हो सके तो लगाएं। चलो जी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में अवस्थित है, तो कौन सा द्वीप में है, द्वीप का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में है। कौन सा, बैरन द्वीप जो है वहाँ पे है।
सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो पहला है भरतनाट्यम कहाँ के डांस फॉर्म है? तो ये भरतनाट्यम जो हमारा है तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। कथकली केरला की है। ओडिसी कहाँ है? उड़िया की है। अगला आ जाओ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैंटेनिवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। वो कौन सा सम्मान था? तो वो सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। हमारा लास्ट क्वेश्चन सब चल रहा है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो प्रथम विजेता देश जो है उरुग्वे है। मैथ है, छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लेंगे। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 में, सॉरी। भारत रत्न से सम्मानित एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? तो वह कर्नाटक संगीत से। किससे है? कर्नाटक संगीत से। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज हाई टाइम। जहाँ पर भी इट इज हाई टाइम दिखे तो ये एडियम्स है, और इसके बाद इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। कौन आता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो इसमें देख लो, हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट कौन है? तो इसमें मात्र एक ही क्वेश्चन चाहिए। तो आंसर, तो जहाँ पर भी आपको इट इज हाई टाइम दिखे उसके बाद आने वाला सेंटेंस कैसा होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो चलो, धन्यवाद। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोगों को, और कमेंट में ये भी बताएं कि कितना मार्क्स आप सबका आ रहा है। धन्यवाद।